16 जनवरी 2003 अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित केनेडी स्पेस सेंटर की सुबह आज बिल्कुल अलग थी। हजारों लोगों की निगाहें एक ही दिशा में टिकी थी। विशाल लॉन्च पैड पर खड़ा था स्पेस शटल कोलंबिया। 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. कुछ ही पलों में इसकी 7 सदस्यीय टीम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष की ओर जाने वाली थी। लेकिन उस समय वहां मौजूद किसी भी इंसान को ये नहीं पता था कि वे सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं देख रहे हैं। वे अंतरिक्ष इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखद अध्यायों में से एक की शुरुआत देख रहे थे। इस मिशन का नाम था STS-107 और इसी मिशन में भारत की बेटी कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रही थी। आज जब लोग इस मिशन को याद करते हैं तो सबसे पहले एक हादसा याद आता है। लेकिन STS-107 सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं था। ये विज्ञान, इंसानी जिज्ञासा, मेहनत, उम्मीद और उन सवालों की कहानी थी जिनके जवाब इंसान पृथ्वी पर रहकर कभी नहीं ढूंढ सकता था। यही वजह है कि इस मिशन को समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि क्या हुआ, यह समझना ज्यादा जरूरी है कि यह मिशन बनाया ही क्यों गया था। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया कल्पना। उस समय भारत में बहुत कम लोग अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जानते थे, लेकिन कल्पना बचपन से ही आसमान को सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए देखती थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब कल्पना को हवाई जहाज की आवाज सुनना और उन्हें उड़ते हुए देखना अच्छा लगता था। वे अक्सर अपने पिता के साथ करनाल के फ्लाइंग क्लब भी जाया करती थी। यहीं से उड़ान के प्रति उनका लगाव और ज्यादा मजबूत होता गया। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट अर्लिंगटन से मास्टर्स किया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरी की। इसके बाद उन्होंने विमान और अंतरिक्ष से जुड़े जटिल कंप्यूटर मॉडल पर काम करना शुरू किया। यही अनुभव उन्हें बाद में नासा तक ले गया। 1994 में उनका चयन नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में हुआ। यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए दुनिया की सबसे कठिन उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। हजारों उम्मीदवारों में से केवल कुछ लोगों को चुना जाता है। कल्पना अब सिर्फ इंजीनियर नहीं रही थी, वे अंतरिक्ष यात्री बनने की तैयारी कर रही थी। 1997 में उन्होंने पहली बार स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। यह मिशन था STS-87। इस मिशन में उन्होंने लगभग 16 डेज अंतरिक्ष में बिताए। यहीं से उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि नासा की भरोसेमंद वैज्ञानिक भी है। इसी भरोसे की वजह से कुछ साल बाद उन्हें एक और बेहद महत्वपूर्ण मिशन दिया गया, STS-107। लेकिन यह मिशन बाकी मिशनों जैसा बिल्कुल नहीं था। गाइस, जब हम स्पेस मिशन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में यही आता है कि अंतरिक्ष यात्री किसी स्पेस स्टेशन पर जाएंगे, कोई नया सैटेलाइट छोड़ेंगे या चांद की ओर जाएंगे। लेकिन STS-107 का उद्देश्य इनमें से कोई भी नहीं था। असल में यह एक डेडिकेटेड साइंस मिशन था। यानी इस मिशन का लगभग पूरा समय वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए रखा गया था। नासा कई वर्षों से एक सवाल का जवाब खोज रहा था कि अगर गुरुत्वाकर्षण लगभग खत्म हो जाए तो पदार्थों का व्यवहार कैसे बदल जाता है, मानव शरीर पर क्या असर पड़ता है, आग कैसे जलती है, पानी कैसे बहता है, बीमारियां कैसे विकसित होती है, और क्या ऐसी खोजें पृथ्वी पर लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इन सवालों का जवाब पृथ्वी पर मिलना लगभग असंभव था, क्योंकि यहाँ हर चीज पर लगातार गुरुत्वाकर्षण काम करता है। इसलिए वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की जरूरत थी। अक्सर जब स्पेस मिशन की बात की जाती है तो हम एक शब्द सुनते हैं, जीरो ग्रेविटी। लेकिन वास्तव में स्पेस शटल पूरी तरह जीरो ग्रेविटी में नहीं होती थी। असल में शटल लगातार पृथ्वी की ओर गिर रही होती थी, लेकिन इतनी तेज गति से भी आगे बढ़ रही होती थी कि वह पृथ्वी से टकराने की बजाय उसके चारों ओर घूमती रहती थी। इसी वजह से उसके अंदर मौजूद लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मानो वजन ही खत्म हो गया हो। इसे वैज्ञानिक भाषा में माइक्रो ग्रेविटी कहा जाता है। यही वातावरण इस मिशन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी। STS-107 में खास लैब लगी हुई थी। इसका नाम था स्पेस सब रिसर्च डबल मॉड्यूल। इसे शटल के कार्गो हिस्से में लगाया गया था।
यही पूरे मिशन का वैज्ञानिक केंद्र था। इस छोटी सी लैब में दुनिया भर के वैज्ञानिकों के प्रयोग रखे गए थे। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि कई देशों के शोधकर्ता इस मिशन का हिस्सा थे। कुल मिलाकर 80 से भी ज्यादा प्रयोग किए जाने थे। इनमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी का वातावरण, मानव स्वास्थ्य और नई तकनीकों से जुड़े प्रयोग शामिल थे। लेकिन आखिर ये सारे प्रयोग अंतरिक्ष में ही क्यों होने थे? तो गाइस मान लीजिए हम एक गिलास पानी में तेल डालते हैं। कुछ देर बाद क्या होगा? तेल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी दोनों को अलग कर देती है। लेकिन अगर यही प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाए तो दोनों पदार्थ बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। यहाँ से वैज्ञानिकों को नई जानकारी मिलती है। यही कारण है कि कई दवाइयों के विकास में माइक्रोग्रेविटी रिसर्च का योगदान रहा। इसके अलावा जब हम धरती पर आग जलाते हैं तो आग की लपटें, आग की लो ऊपर की ओर उठती है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। अंतरिक्ष में आग की लो लगभग गोल आकार की हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म हवा ऊपर नहीं उठती। अब ये जानकारी सुनने में छोटी सी लग सकती है, लेकिन भविष्य के स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर कभी मंगल या उससे भी आगे इंसानों को भेजना है तो यह समझना जरूरी है कि बंद स्पेसक्राफ्ट के अंदर आग कैसे व्यवहार करेगी। STS-107 मिशन में शरीर पर भी कई प्रयोग किए जा रहे थे। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि जब हड्डियों पर वजन नहीं पड़ता तो वे कितनी तेजी से कमजोर होती है, मांसपेशियां कैसे बदलती है, रक्त शरीर में किस तरह घूमता है, नींद कैसे आती है और इम्यून सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। आज जो जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होती है, उसकी नींव ऐसे ही मिशनों ने रखी। STS-107 सिर्फ अंतरिक्ष के लिए नहीं, धरती के लिए भी काम कर रहा था। इस मिशन में पृथ्वी के वातावरण का भी अध्ययन किया जा रहा था। वैज्ञानिक धूल, बादलों, प्रदूषण और वातावरण में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस डेटा का उपयोग बाद में जलवायु और पर्यावरण संबंधी शोध में किया गया। इस मिशन में कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। हर किसी की जिम्मेदारी अलग थी। कोई पायलट था, कोई कमांडर, कोई मेडिकल रिसर्च संभाल रहा था, तो कोई प्रयोगों का संचालन कर रहा था। कल्पना चावला की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों में से एक थी। वे लगातार प्रयोगों की निगरानी करती थी, उपकरणों से आने वाले डेटा रिकॉर्ड करती थी। अगर किसी प्रयोग में बदलाव करना होता तो वही उसे संभालती थी। इसलिए उनका काम सिर्फ बटन दबाना नहीं था, वे इस पूरी वैज्ञानिक प्रयोगशाला की प्रमुख संचालन टीम का हिस्सा थी। इतने सारे प्रयोगों की वजह से मिशन का एक एक मिनट पहले से तय था। अंतरिक्ष यात्री लगभग 24 घंटे काम करते थे ताकि कोई समय बर्बाद ना हो। इसके लिए टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक टीम आराम करती तो दूसरी प्रयोग करती। जब पहली टीम वापस आती तो दूसरी टीम आराम करने चली जाती। इस तरह स्पेस शटल के अंदर लगभग पूरे 16 दिनों तक काम कभी रुका ही नहीं। धरती पर बैठे वैज्ञानिक लगातार उनसे जुड़े रहते थे। हर प्रयोग का डेटा तुरंत पृथ्वी पर भेजा जा रहा था। यानी मिशन सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं चल रहा था, उसका एक हिस्सा पृथ्वी पर भी उसी समय काम कर रहा था। और यही STS-107 को अपने समय के सबसे व्यस्त वैज्ञानिक मिशनों में शामिल करता है। लेकिन इसी मिशन की शुरुआत के कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसी घटना हो चुकी थी जिस पर उस समय किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। वो घटना इतनी छोटी दिखाई दी कि मिशन चलता रहा, प्रयोग चलते रहे, क्रू मुस्कुराता रहा और पूरी दुनिया को लगा कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन असलियत कुछ और थी। सिर्फ 81 सेकंड में एक ऐसी चीज हो चुकी थी जो अगले 16 दिनों तक किसी को दिखाई नहीं दी। वही आगे चलकर अंतरिक्ष इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में बदलने वाली थी। लॉन्च के बाद सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। रॉकेट अपनी पूरी ताकत से ऊपर उठ रहा था। स्पेस शटल को पृथ्वी की पकड़ से बाहर निकलने के लिए लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचना था। लेकिन उड़ान शुरू होने के लगभग 81.7 सेकंड बाद एक ऐसी घटना हुई जो उस समय किसी को बहुत बड़ी नहीं लगी। स्पेस शटल के बाहरी ईंधन टैंक पर एक खास तरह की इंसुलेटिंग फोम लगी होती थी। इसका काम था टैंक में मौजूद बेहद ठंडे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को बाहरी तापमान से बचाना। उसी फोम का एक बड़ा टुकड़ा अचानक टूटकर अलग हुआ और तेज रफ्तार से उड़ते हुए कोलंबिया के बाएं पंख के अगले किनारे से टकरा गया। दिखने में ये फोम का टुकड़ा बहुत हल्का था,
लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ वजन मायने नहीं रखता, वहां पर रफ्तार मायने रखती है। जब कोई हल्की चीज भी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति से टकराती है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे तेज गति से फेंकी गई छोटी सी कंकरी भी कार का शीशा तोड़ सकती है। जांच के बाद पता चला कि टक्कर से शटल के बाएं पंख पर लगे रेनफोर्स्ड कार्बन कार्बन यानी कि आरसीसी पैनलों में एक बड़ा छेद बन गया था। यही आरसीसी पैनल री एंट्री के समय सबसे ज्यादा गर्मी सहने के लिए बनाए जाते थे। उस समय ये क्षति बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी और यही सबसे खतरनाक बात थी। शॉकिंग बात यह है कि नासा को भी इस टक्कर के बारे में पता था। नासा के इंजीनियरों ने लॉन्च वीडियो में फोम को टकराते हुए देखा था, लेकिन पहले भी कई मिशनों में छोटे छोटे फोम के टुकड़े टूटे थे और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। नासा ने धीरे धीरे इन घटनाओं को सामान्य जोखिम जैसा मान लिया था। लोगों को इसकी आदत सी हो गई थी और यहीं से एक बहुत बड़ी मानवीय गलती सामने आई। जब कोई छोटी समस्या बार बार बिना बड़े नुकसान के होती रहती है तो लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। हालांकि उस समय कुछ इंजीनियर इस टक्कर को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि रक्षा विभाग की शक्तिशाली टेलीस्कोप या सैन्य उपग्रहों से शटल की तस्वीरें ली जाए ताकि देखा जा सके कि कहीं पंख को नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकी। उस समय उपलब्ध विश्लेषण मॉडल ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि फोम इतनी बड़ी क्षति कर सकता है। यानी ये समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं थी बल्कि निर्णय लेने की भी थी। नासा के कई अधिकारियों को लगा कि अगर नुकसान हुआ भी होगा तो इतना गंभीर नहीं होगा कि मिशन खतरे में पड़ जाए। उधर कोलंबिया के अंदर 7 अंतरिक्ष यात्री अपने काम में पूरी तरह व्यस्त थे। उन्हें इस संभावित खतरे की जानकारी नहीं थी। वे लगातार वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे। दिन रात डेटा पृथ्वी पर भेजा जा रहा था। कई प्रयोग उम्मीद से भी बेहतर परिणाम दे रहे थे। वैज्ञानिक बेहद उत्साहित थे। असल में वैज्ञानिक दृष्टि से STS-107 अपने लगभग सभी प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर चुका था। यानी जिस काम के लिए ये मिशन भेजा गया था वो सफलतापूर्वक पूरा हो रहा था। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। मिशन विज्ञान के लिए सफल था लेकिन वापसी का रास्ता सुरक्षित नहीं बचा था। और फिर वो दिन आया, 1 फरवरी 2003। ये वही दिन था जब कोलंबिया को पृथ्वी पर वापस उतरना था। लैंडिंग का स्थान था केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। री एंट्री की प्रक्रिया शुरू हुई। शटल धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने लगी। यही अंतरिक्ष उड़ान का सबसे कठिन चरण शुरू होता है। जब कोई यान लगभग मैक 18 से मैक 25 जैसी अत्यधिक गति से वातावरण में प्रवेश करता है तो उसके सामने की हवा इतनी तेजी से दबती है कि उसका तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि स्पेस शटल के अगले हिस्से और पंखों पर विशेष हीट प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है। अगर उसमें कहीं भी छोटा सा छेद हो तो वही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। री एंट्री शुरू होने के कुछ मिनट बाद लेफ्ट विंग के अंदर लगे तापमान सेंसर असामान्य रीडिंग देने लगे। कुछ सेंसर ने काम करना बंद कर दिया। फिर टायर प्रेशर से जुड़े सेंसरों का डेटा भी गायब होने लगा। मिशन कंट्रोल ने इसे नोटिस किया लेकिन उस समय किसी को भी ये नहीं पता था कि वास्तव में शटल के अंदर क्या हो रहा है। असल में री एंट्री के दौरान बाहर की अत्यधिक गर्म प्लाज्मा गैस उसी छेद से पंख के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। धीरे धीरे उसके अंदर की एल्यूमिनियम संरचना को पिघलाना शुरू कर दिया था। पंख अंदर से कमजोर होने लगा। यह प्रक्रिया बाहर से दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन हर सेकंड स्थिति बिगड़ रही थी। फिर मिशन कंट्रोल ने कमांडर रिक हस्बैंड से संपर्क किया। उन्होंने जवाब देना शुरू ही किया था कि अचानक संपर्क टूट गया। उनके अंतिम शब्द थे, रोजर। इसके बाद रेडियो हमेशा के लिए शांत हो गया। Go ahead, Max. FYI, I've just lost 4 separate temperature transducers. कुछ ही क्षणों बाद टेक्सास के ऊपर आसमान में लोगों ने कई चमकती हुई लकीरें देखी। वो कोई उल्का वर्षा नहीं थी, वो कोलंबिया के टूटते हुए हिस्से थे। सुबह लगभग 8:59 पर कोलंबिया पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की उसी समय मृत्यु हो गई। उनमें थी भारत की बेटी कल्पना चावला। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन नासा ने इसे सिर्फ एक दुर्घटना मानकर छोड़ नहीं दिया। एक स्वतंत्र जांच समिति बनाई गई
कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड यानी कि CAIB। इस बोर्ड ने महीनों तक लाखों टुकड़ों की जांच की। टेक्सास और लुजियाना के बड़े इलाकों से शटल का मलबा इकट्ठा किया गया। लगभग 84,000 से अधिक टुकड़े बरामद किए गए। इन टुकड़ों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि आखिर अंतिम मिनटों में क्या हुआ था। जांच के बाद दुर्घटना का कारण स्पष्ट हुआ, वही लॉन्च के दौरान फोम का RCC पैनल से टकराना। लेकिन रिपोर्ट यही नहीं रुकी। बोर्ड ने यह भी कहा कि केवल फोम ही जिम्मेदार नहीं था। नासा की निर्णय प्रक्रिया और जोखिम का आकलन इस दुर्घटना के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। यानी अगर सही समय पर खतरे को गंभीरता से लिया जाता तो शायद कहानी अलग हो सकती थी। इस हादसे के बाद नासा ने अपने पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव किए। हर लॉन्च के बाद शटल की विस्तृत तस्वीरें ली जाने लगी। कक्षा में पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यात्री विशेष सेंसर और कैमरों से अपने हीट शील्ड का निरीक्षण करते थे। अगर कहीं नुकसान मिलता तो उसकी मरम्मत की योजना भी तैयार रखी जाती। हर मिशन के लिए बचाव की रणनीति भी बनाई जाने लगी। इसके बाद नासा ने सिर्फ तकनीक नहीं बदली बल्कि अपनी सोच भी बदली। मिशन STS-107 ने अपने मिशन के दौरान अधिकांश वैज्ञानिक डेटा पृथ्वी पर सफलतापूर्वक भेज दिया था। यानी कोलंबिया लौट नहीं सकी, लेकिन उसका ज्ञान लौट आया और वही ज्ञान आगे आने वाले मिशनों की नींव बना। STS-107 सिर्फ हमें अंतरिक्ष के बारे में नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है कि विज्ञान में छोटी सी अनदेखी भी बहुत बड़ी कीमत मांग सकती है। ये मिशन हमें सिखाता है कि हर सफलता के पीछे जोखिम छिपा होता है। ये मिशन हमें बताता है कि असली विरासत हमेशा किसी मशीन की नहीं बल्कि उन लोगों की होती है जो मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। यही कारण है कि कोलंबिया का मिशन आज भी खत्म नहीं हुआ। वो हर नई स्पेस फ्लाइट, हर नए वैज्ञानिक प्रयोग और हर उस इंसान के साथ आगे बढ़ रहा है जो पृथ्वी की सीमाओं से आगे जाकर ब्रह्मांड को समझना चाहता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।